गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जैसा कि आपको मालूम है मैंने आपको जो टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं उसमें है गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन रिडॉक्स पढ़े हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं, 4 चैप्टर ये हो गए। आप सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। सॉल्यूशन से हर साल एक क्वेश्चन आता है, पर ईयर एक क्वेश्चन आता है, तो इसके स्मार्ट फंडिंग को जानना है और बनाना है। देखिए इस कोविड पैंडेमिक में हम लोग अपने समय का पूरा यूज़ करेंगे घर पे, और आपको जो मैं वीडियो दे रहा हूँ ये एक्चुअली एक हेल्प करेगा आपको आपके अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो किसी अदर बुक के मदद से देखिए, एक चीज़ और मैंने देखा कि बहुत से बच्चे आपको मतलब नोट्स, बल्कि नोट्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। बल्कि नोट्स पढ़ करके इस वक्त आप कुछ नहीं करेंगे, आपको टू द पॉइंट चीज़ें पढ़नी है जो आप एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको मिल रहा है, तो उतनी चीज़ पढ़िए। पूरा 20-20, 25-25 पेज का वो नहीं पढ़ना, पढ़ना ही है तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, बहुत मदद करेगा। और पर डे 50 क्वेश्चंस, चाहे कुछ भी हो जाए, केमिस्ट्री का बनाइए, चाहे वो फिजिकल का साइड हो या ऑर्गेनिक का साइड हो और फिर इनऑर्गेनिक का साइड हो, और 50 क्वेश्चंस फिजिक्स में बनाइए, 100 क्वेश्चन बायोलॉजी में बनाइए पर डे। उसी तरह मैथमेटिक्स में ले लें आप, मैथमेटिक्स में भी मैक्सिमम सवाल बनाना है आपको 100 से भी ऊपर। बेटा दिन भर आप अपने आप में इन्वॉल्व रखो, एग्जाम अपने टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। और ऊपर वाले से दुआ करेंगे हम सभी लोग, ऊपर वाला हम लोगों से नाराज़ है, उसको हम लोग खुश करें अपनी गलतियों को माफ़ी मांग करके। इस वक्त सिचुएशन बहुत एडवर्स है बेटा, जीवन बहुत कीमती है, हम लोग बाहर की सोसाइटी का भी ख्याल रखें, अपने आप को पूरा बचाएं, ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। एक पढ़ा लिखा इंसान गवर्नमेंट के लॉ को भी फॉलो करता है, अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझता है, अपने फैमिली के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको समझता है, इसलिए जीवन को बचाना बड़ा इम्पोर्टेंट है बेटा। आप पढ़े लिखे हैं, आप इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, कल को डॉक्टर इंजीनियर बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, तो इसका पूरा ख्याल रखिएगा प्लीज़। एंड विशिंग यू गुड लक फॉर योर कैरियर। और ऐसा नहीं है बच्चों के हम कामयाब नहीं होंगे, अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हम जरूर कामयाब होंगे। चलिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। नया चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन में आपको जो चीज़ टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारे ट्रिकी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपके सवाल बनते चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर। जैसे कि आपको मालूम है कि सॉल्यूशन 12th क्लास के अंदर इस टॉपिक को हमको पढ़ना है, 12th क्लास में ध्यान दीजिए। तो हम लोग 12 वाले चैप्टर से इसको लेते हैं और वहीं से पढ़ते हैं। तो बेटा सॉल्यूशन के बारे में सभी लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूँगा। हर सॉल्यूशन जो होता है एक तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, पहला पॉइंट याद रखना है। और सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट को कहते हैं हम लोग सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट वही डिसाइड करेगा कि आपका सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा। डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, ये याद रखना। जैसे सपोज करो यहाँ पे सॉल्यूट है और यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो फिर हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा। तो अगर सॉल्यूट आपका गैस है और ये भी गैस है तो सॉल्यूशन भी गैसेस होगा। अगर ये गैस है और ये सॉलिड है तो ये सॉलिड होगा। अगर ये गैस है और ये लिक्विड है तो ये लिक्विड होगा। अगर ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है तो लिक्विड होगा। अगर ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है तो सॉलिड होगा। इस तरीके से सॉल्वेंट एक्चुअली आप गौर से देखिएगा, सॉल्वेंट ये है, इसका फिजिकल स्टेट अगर गैसियस है तो सॉल्यूशन भी गैसियस है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका अगर फिजिकल स्टेट, अब जैसे यहाँ पे लिक्विड लिक्विड लिखा है ना आपने, अगर बाई द वे यहाँ पे आप गैस ही रहने देते हैं, जैसे गैस या लिक्विड मैंने बताया था जी, तो अगर आप
सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वही स्टेट देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट का है फिजिकल स्टेट वही सॉल्यूशन का है। देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, ठीक है, ये एक बात क्लियर है। सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के अमाउंट को के मौजूदगी को कंसंट्रेशन कहा जाता है और इसलिए डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म पे हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉल्यूशन हमारे कई तरह के होते हैं, कोई सैचुरेटेड होता है, कोई अनसैचुरेटेड होता है, कोई सुपर सैचुरेटेड होता है, कोई डाइल्यूट होता है, कोई बाइनरी होता है। तो ये सारी चीज मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आप समझ लीजिए। बाइनरी सॉल्यूशन उसको कहा जाता है, आप वीडियो को पॉज करके सुन लीजिएगा बार बार। बाइनरी सॉल्यूशन उसको कहा जाता है जिस सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। सॉल्वेंट का हमेशा एक ही होगा, सॉल्यूट एक हो, वो बाइनरी है। जैसे पानी में नमक मिला दिया बाइनरी हो गया, पानी में सिर्फ चीनी मिला दिया बाइनरी हो गया। लेकिन पानी के अंदर वाटर के अंदर, वाटर भी कौन सा वाटर, हम लोग क्या करते हैं, पीने वाला पानी लेते हैं, पीने वाला पानी हमारा खुद एक सॉल्यूशन है। डिस्टिल वाटर लिया जाता है, दैट इज ऑल्सो सॉल्वेंट। तो डिस्टिल वाटर में जब आप नमक मिलाते हो तो दैट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अब आप बाइनरी सॉल्यूशन में अगर उसी डिस्टिल वाटर में थोड़ा नमक मिला दिया, थोड़ा चीनी मिला दिया तो पॉलिनरी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये बात खत्म हो गई। अब आगे, अगर ऐसा सॉल्यूशन आपने बनाया जिसका कंसंट्रेशन 0.1 m से ज्यादा है या उसके इक्वल है तो उसे हम कंसंट्रेटेड बोलेंगे। अगर 0.1 m से लेस देन है, यानी सॉल्यूट की मात्रा 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 मोल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे, या उससे कम है तो डाइल्यूट बोलेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन का अर्थ होता है पानी की मात्रा ज्यादा है और सॉल्यूट की मात्रा कम है, अर्थात सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, सॉल्यूट की मात्रा कम है। और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि कंपैरेटिवली सॉल्यूट ज्यादा है और हमारा सॉल्वेंट कम है। क्लियर हो गया, मतलब उसका कंसंट्रेशन कम है उसमें पानी का। तो ये बात आपकी ज्यादा है। कम का मतलब ये मत समझिएगा कि अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट ज्यादा हो गया, बल्कि कंपैरेटिवली वो थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है, बस ये है। उसके बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को इसको कहते हैं द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे सपोज कीजिए कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 30-30 स्टूडेंट्स के बैठने की जगह है, लेकिन उसमें 10 बच्चे सिर्फ बैठे हैं, 20 सीट्स खाली है, तो हम कह सकते हैं कि सर और बच्चे बैठ सकते हैं। जिस समय और बच्चे बैठने की क्षमता हो, ऐसा सिचुएशन जिसमें और बच्चे को बैठा सकें हम, उस तरह के मिक्सचर को, सॉल्यूशन को कहा जाएगा अनसैचुरेटेड। वो यहाँ संतृप्त है, अनसैचुरेटेड। लेकिन अब 30 स्टूडेंट्स आ गए, पूरा सीट भर गया, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। लेकिन आप किसी के कहने पे 1-2 एक्स्ट्रा सीट लगा करके 32-34 बच्चे बैठा लिए, दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट नहीं घुलाया जा सके उसे सैचुरेटेड बोलेंगे, और अगर टेम्परेचर पे बढ़ाने पे थोड़ा और सॉल्यूट घुला दिया जाए उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन के अंदर मौजूद या सॉल्वेंट के अंदर मौजूद सॉल्यूट की मात्रा को एक्सप्रेस करने को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए, बच्चों देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से देखो क्या बताया मैंने कि सर ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, और नीचे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट का मतलब केमिस्ट्री में 3 चीज हो सकती है, या तो मास के रेस्पेक्ट में, या नंबर के रेस्पेक्ट में, या वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। 3 चीज हो सकती है, ध्यान रखना, मास के रेस्पेक्ट में, नंबर के रेस्पेक्ट में, या वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, 3 चीज हो सकती है, ये ध्यान रखना। अब आइए यहाँ पे आपसे बात करते हैं।
और कौन सा समझिए एक बात और अक्सर यूज होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको निकालना हो तो आप लिखोगे वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आप प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना। ठीक है, समझ में आ गया? इससे हमारे सारे सवाल बन जाएंगे। ये तो समझ में आ गया? कभी कभी डेंसिटी दिया रहता है किसका, सॉल्यूशन, और मास निकालना होता है और वॉल्यूम दिया रहता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू, तुम सभी लोग जानते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हो, ध्यान देना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हो, चाहे वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हो, तो हम आराम से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कभी कभी सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। इस बात को आप मत भूलना अच्छे से, ठीक है? अब चलिए अब लिखते हैं डिफरेंट मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, पहला है बेटा फर्स्ट बाय मास गिवन, ये पहला हो गया। दूसरा है बाय वॉल्यूम गिवन, ओके। तीसरा है हमारा बाय नंबर गिवन, ठीक है, समझ में आ गया? चौथा है, जरा देखते चलिए, बाय मास गिवन, बाय वॉल्यूम गिवन, बाय नंबर गिवन, मोलारिटी, कैपिटल है। पांचवा मोलारिटी, देखते चलिए। 6 में आ जाएगी नॉर्मालिटी। बेटा कितनी चीज़ हम लोग को पढ़ना था, 7 में पढ़ लेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। 8 में पढ़ लेंगे पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ये आपका सिलेबस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है। तो इस डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग को सीखना है और एंजॉय करना है, ठीक है? तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब 1 by 1 हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को समझेंगे बेटा, ध्यान से समझिए। चलो तो देखो, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाय मास परसेंट या मास गिवन कह दो, उसको बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंट। इसका मतलब क्या होता है ये जानिए, इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे देखिए ऊपर W है, नीचे भी W है। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगा कि द नेम ऑफ, ध्यान देना यहाँ पे, द नेम ऑफ सॉल्यूशन इज द नेम ऑफ सॉल्यूट। नेम ऑफ सॉल्यूशन, नेम ऑफ सॉल्यूट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मैंने कहा NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का नाम यहाँ पर क्या है, NaCl है। तो सॉल्यूशन का नाम जब NaCl है, यहाँ मिलाइए द नेम ऑफ सॉल्यूशन इज द नेम ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाया, सॉल्यूट कहलाया। जब तक सॉल्यूशन में कोई दूसरा सॉल्वेंट का नाम नहीं लिया जाएगा, तब तक आपका सॉल्वेंट हमेशा वाटर होगा। तो यहाँ एक चीज पता चल गया बेटा, जैसे ही मैंने लिखा NaCl सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट हमारा पता चल गया, दैट इज कॉल्ड NaCl, और सॉल्वेंट बिना किसी से पूछे हम बोलेंगे कि हमारा वाटर है। क्या अब आप केमिस्ट्री में इसका मोलर मास निकाल लीजिए, इसका मोलर मास निकालिए। वाटर का मोलर मास आप सबको मालूम है 80 ग्राम पर मोल होता है, यू नो वेरी वेल। NaCl का निकालेंगे 58.5 होगा। अब आ जाइएगा, मैंने बोला HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट। द नेम ऑफ सॉल्यूशन इज द नेम ऑफ सॉल्यूट। तो HCl सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्यूशन, यहाँ पर जो नाम लिखा गया ना, सॉल्यूट का जो नाम लिखा गया है वो HCl, और जो हमारा सॉल्वेंट है
जो हमारा सॉल्वेंट है, ध्यान से समझिएगा, वो क्या है हमारा वाटर। कोई दिक्कत है यहाँ? नो सर, ये अच्छे से रखिएगा। अब हम आपसे आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं, ये ध्यान से देखिए। कोई दिक्कत है यहाँ? नो सर। अब इतनी बात जो बच्चा समझ गया, एक इसी तरह से ऐसे आएगा, अगर मान लो सॉल्वेंट दूसरा हो तो कैसे, जैसे लिखा हुआ रहेगा कि CO2 dissolving in बेंजीन, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। इस तरह के सॉल्यूशन में अगर इन डिसॉल्व इन ऐसे लिखा हो तो ये वाला पार्ट हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्यूट इसमें CO2 हो गया और सॉल्वेंट इसमें बेंजीन हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप ऐसे समझो। अब आ जाओ यहाँ पे मैं समझाऊं, एक एग्जांपल देखिए, 10% वेट बाय वेट परसेंट ब्रैकेट में लिखा रहेगा या लिखा रहेगा बाय मास परसेंट, बाय मास परसेंट, ठीक है, ध्यान देना 10% बाय वेट परसेंट या बाय मास परसेंट, इसका मास परसेंट ऑफ देखोगे यहाँ पे बेटा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, HCl सॉल्यूशन ऐसे लिखा हुआ है। ये इसका क्या मतलब होता है, इतने लाइन का क्या मतलब होता है जानना। तो 10% का मतलब हुआ कि 10 ग्राम, यहाँ वेट है, नीचे भी वेट है, तो 10 ग्राम कोई चीज मौजूद है 100 ग्राम, जिसको लिखेंगे ऐसे 10 ग्राम या 10 मौजूद है 100 में। सर वो 10 किस फॉर्म में है, अमाउंट क्या है किस टर्म में है, तो ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। ये किसके लिए यूज होता है, ये सॉल्यूट के लिए, ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के लिए यूज हो रहा है। हमारी बात समझ रहे हैं आप लोग? 10 ग्राम 10% का मतलब क्या होगा, समझ में आ गया भाई मास में, ऊपर वाली वैल्यू सॉल्यूट के लिए, नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे नीचे। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन का HCl लिखा है, तथा नेम ऑफ सॉल्यूशन इज HCl, इसका मतलब कि मास ऑफ HCl हमारा कितना हो गया बेटा, मास ऑफ HCl हमारा कितना हो गया 10 ग्राम। और यहाँ पर आ जाओ, मास ऑफ HCl का मतलब सॉल्यूट, अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम हो गया। तो आप भी बताइए क्या आप निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्यूशन में इसको माइनस कर देंगे, यस, तो 100 माइनस 10 कर देंगे और ये आ जाएगा 90 ग्राम। अब देखिए ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्वेश्चन में मेंशन नहीं कि क्या है, तो व्हाट क्या लेंगे, सॉल्यूट हमारा पता चल गया, यस सर, सॉल्यूट हमारा HCl है। तो यार यहाँ से मोल ऑफ सॉल्यूट तो आराम से निकाल लोगे ना, मेरा मतलब HCl का मोल तो निकल जाएगा। मोल बराबर क्या होता है, मास गिवन बाय मोलर मास, एवरीबॉडी नोस वेरी वेल। तो मास तो हमारा 10 ग्राम गिवन है, अब मोलर मास HCl का 36.5 होता है, यहाँ से निकल जाएगा। उसी तरह से मोल ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, सॉल्वेंट बोले तो वाटर का निकल जाएगा बेटा, सॉल्यूट का पता चल गया, सॉल्वेंट का पता चल गया, 90/80 5 आ जाएगा। इतना मोल यहाँ पे आ गया, इतना मोल यहाँ पे आ गया। तो इस 10% का ये मतलब होगा, फिर से सुनिए, 10% वेट बाई वेट परसेंट या लिखा रहेगा बाई मास परसेंट का HCl सॉल्यूशन, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है बच्चों कि 10 ग्राम HCl खुला हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसका अर्थ होता है। आप समझ गए मेरे ख्याल से। अब इसमें आपको मैंने क्या बताया कि 10 ग्राम ऊपर वाला जो होगा वो सॉल्यूट के लिए होगा, नीचे वाला सॉल्यूशन के लिए होगा ये, लेकिन ग्राम के टर्म में यानी मास के टर्म में बात करें, इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, राइट। तो 10 ग्राम आपका खुला हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का मास आराम से यहाँ से निकालेंगे, कोई दिक्कत है आपको? नो सर, इसका नोट करेंगे फिर मैं आगे बात करता हूँ। ये हमारा पहला टर्म होगा, ये था बाय मास परसेंट, सिमिलरली बाय वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा। चलिए दूसरा पढ़ेंगे बाय वॉल्यूम परसेंट। बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ये इसका मतलब मैंने लिखा 20% बाय वॉल्यूम ऑफ HCl, या यहाँ पे लिख लो ग्लूकोज सॉल्यूशन, ऐसे लिखा हुआ है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, इतनी बात लिखी है बाय वॉल्यूम। हालांकि ग्लूकोज का वॉल्यूम नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं, CO2 वॉल्यूम का लेते हैं ना, CO2 सॉल्यूशन लेते हैं, पानी में मान लो डिजल्व किया थोड़ा सा,
20 by 80 100 है। ऊपर वाली वैल्यू द नेम ऑफ सॉल्यूशन इज द सॉल्यूट, तो ऊपर वाला वॉल्यूम के टर्म में है तो ये ml में या लीटर में लो बात बराबर है, ml में या लीटर में लो, ऊपर नीचे बात एक ही है। ये वाली वैल्यू आएगी तुम्हारी CO2 का वॉल्यूम हो गया, ये वाला वॉल्यूम तुम्हारा किसके लिए हो जाएगा, सॉल्यूशन का हो जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो गया। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मेरा मतलब वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। उस तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, सॉल्यूशन ले लेंगे पहले, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है 100 ml। तो यार तुम्हें बता दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80 ml। तो इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर आपसे कोई पूछे कि मास ऑफ सॉल्यूशन बताइए कितना होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का और डेंसिटी भी सॉल्यूशन का। तो मान लो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे निकल जाए 100 ml, तो डेंसिटी भी हम उतना ही लेंगे, है ना, d ग्राम पर ml, ठीक है। और ये कट गया, देखो यहाँ से मास आ गया 100 d ग्राम, ये आपको आना चाहिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए, 100 d ग्राम आपका मास निकल गया, सॉल्यूशन का मास निकल गया। कहने का मतलब कि अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी मालूम हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो इतना नॉलेज आपको यहाँ पे होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं बाई वेट बाई वॉल्यूम, बता दीजिए। चलो ये दूसरा पॉइंट था हमारा, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, बहुत गौर से समझना। तो वेट बाई वॉल्यूम के में हमें क्या करना चाहिए, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये लिखा है 10% वेट बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन यानी C6H12O6 सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपसे बात करेंगे, तो ये ध्यान में रखना हम लोग ग्लूकोज सॉल्यूशन के बारे में कैसे करना है। तो बेटा गौर से समझो, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जानना है हमें यहाँ पर, और कायदे से जानना है। तो वेट बाई वॉल्यूम गिवन में अब हम आगे ले चलते हैं, यहाँ वो समझिए इसका। ये लिखेंगे 10/100, 10/100 नीचे वॉल्यूम है तो ये ml हो जाएगा, ये लीटर ऊपर ग्राम हो जाएगा। हम लोग सीजी यूनिट में ही बात करते हैं। इसकी वैल्यू को हम बोलेंगे मास ऑफ ग्लूकोज, और इसकी वैल्यू को बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मास ऑफ ग्लूकोज, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा यहाँ बताओ, यहाँ तक तेजी से समझना और बताना जवाब अच्छा। मास ऑफ सॉल्यूट बराबर कितना है 10 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ देखना कितना है 100 ml। आ गया 100 ml आ गया। हम एक काम करेंगे, अगर लेट ये पे मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे क्वेश्चन में अगर दिया हो d ग्राम पर ml या d ग्राम पर cc। देखो वॉल्यूम को कई तरह से यहाँ देखो, यूनिट ऑफ वॉल्यूम एक तो हम लोग लिखते हैं cc, जिसको कहा जाता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, इसी को बोलते हैं सेंटीमीटर का क्यूब। दूसरा होता है मीटर क्यूब, तीसरा होता है मिलीमीटर ml, चौथा होता है लीटर, पांचवा होता है डेसीमीटर क्यूब। याद रखना, तो 1 लीटर बराबर, ध्यान से देखोगे 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, एग्जाम में ये नहीं तो ये दे देता है, इससे हेल्प मिलेगा। बात समझ में आ गई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, बोलो। तो अब हमें देखना है यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब आपने दिया तो क्या मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ सर? तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे? तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
डेंसिटी कितना दिया है, डी ग्राम पर ml, डी ग्राम पर ml ml से ml कट गया यहाँ पे, तो ये आ गया 100 डी ग्राम। अब आप निकालेंगे यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, ये निकल गया ये। अब निकालेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 100 डी ग्राम और माइनस कितना हो जाएगा 10 ग्राम। बिल्कुल सही समझा आपने, इस तरह से सवाल बनाएंगे। तो अगर ये मास निकल जाएगा वो निकाल लेंगे आराम से हम लोग, ठीक है। तो ये तो इसका मेन मतलब होता है, अगर आप ये समझ गए तो बहुत मजा आएगा आपको आगे पढ़ने में। चलिए आगे देखते हैं, मैं सर अब कर रहा हूँ, ये थर्ड पॉइंट हो गया। आगे अब हम आगे अब जो मैं बताऊंगा वो हमारा तीसरा चौथा पॉइंट है, एंड दैट इज कॉल्ड मोलारिटी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, इसमें देखिए एक सॉल्यूशन होगा आपके पास, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V is the volume of solution। ठीक है बेटा, कोई भी ले ले ml लिखा, मैं लीजिए लीटर में होगा, और इसके अंदर हम ऐड क्या करेंगे, n मोल सॉल्यूट, n मोल सॉल्यूट इसमें वॉल्यूम सॉल्यूशन n मोल सॉल्यूट हो गया। आपने क्या देखा कि V लीटर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है n मोल सॉल्यूट। V लीटर सॉल्यूशन के अंदर निशान है लीटर में होना चाहिए n मोल सॉल्यूट। तो 1 लीटर में 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल ऑफ सॉल्यूट होगा दैट इज n by v लीटर, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया? सो आप लिख सकते हो डायरेक्ट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी यूज होता है सॉल्यूशन के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है हम लोग। एंड दैट इज n मोल ऑफ सॉल्यूट and divided by V liter, n मोल सॉल्यूट V liter। ये हमारा एक फार्मूला हुआ। शर्त क्या है, मोल ऑफ द सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। ये है सॉल्यूशन के लिए, ये भी सॉल्यूशन के लिए, और ये जो टर्म यूज होता है वो सॉल्यूट के लिए। हम जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हम मोल बराबर जानते हैं वेट बाई क्या होता है, मोलर मास। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देना, तो मोलैरिटी बराबर हम लिखेंगे कि सर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये मोलर मास मान लेते हैं स्मॉल है, और सर नीचे वॉल्यूम इन लीटर, दिस इज आल्सो मोलैरिटी। फिर मोलैरिटी बराबर क्या आ जाएगा, अगर वॉल्यूम ml में दिया हो तो क्या करेंगे, वो चीज v ml हो, जो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर W है, मोल है, ये तो वेट बाई मोलर मास, कितना हिस्सा किसके लिए यूज हो रहा है, मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए। और यहाँ पे आ जाइए वॉल्यूम अगर ml में है तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये हो गया हमारा तीसरा इक्वेशन, ये दूसरा है और ये तीसरा इक्वेशन, 3 इक्वेशंस हो गए। हम सब पे न्यूमेरिकल बनाएंगे। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम एक काम कर सकते हैं, n इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा n मोल सॉल्यूशन बराबर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इससे क्या पता चल गया, मोल ऑफ सॉल्यूट पता चल गया। ये चौथा पॉइंट हो गया जिसमें हम न्यूमेरिकल आपको बताने वाले हैं। तो n मोल सॉल्यूट बराबर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। तो बेटा ये सब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर नहीं जानेंगे तो काम नहीं चलेगा हमारा, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको पढ़ना है अभी। तो सबसे पहले हम इन चारों पे न्यूमेरिकल बना देते हैं, फिर एक आगे बात करते हैं आपसे। ठीक है, तो चलिए पहले न्यूमेरिकल बनाते हैं इस पर। तो एक चीज और बता दूं कि मोलैरिटी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, मोलैरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर घटाए बढ़ाओगे तो मोलैरिटी घटेगा बढ़ेगा, है ना। सो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इससे टेम्परेचर
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो मोलैरिटी क्या होगी, घटेगी। समझ में आ गया? ये नोट कर लेना अपने कॉपी में, ये पूछा जाता है। यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर लीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी, है ना, नॉट पर एमएल। नेवर, अगर आपको लड़का बोलता है मोल पर एमएल या पर सीसी, गलत है, हमेशा लीटर में होना चाहिए। नोट कर दो। अब हम न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं मोलैरिटी, डिफरेंट इक्वेशंस नंबर 1 2 3 4 पे, ठीक है ना। तो हम सब पे क्वेश्चन बना लेंगे और मतलब समझें। चलो बहुत अच्छा, आगे बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो तुमको, यहाँ पे गौर से समझो तो मजा आएगा पढ़ने में, वो जानना जरूरी है हमारे लिए। वो क्या है सर, तो ध्यान से समझिएगा। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाते हैं, कैलकुलेट द molarity of solution containing 10 moles of glucose in 2 liter हटा देता हूँ, 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन क्या, तो डेसीमीटर क्यूब है, मैंने बताया था डेसीमीटर क्यूब को लीटर कहते हैं, यानी कि ये 2 लीटर और मोल मालूम है, तो मोलैरिटी तो कोई बच्चा बताते हैं, तो देखिए आंसर में यही निकल गया एक लाइन में। मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स 10 और ये 2 है, 10 मोल है और 2 डेसीमीटर क्यूब है, लीटर हो गया, तो कट कितना है 5 मोल पर लीटर या 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्या उतार कर सकते, ठीक है। अब आगे दूसरा क्वेश्चन करना। दूसरा क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरह से है, 18 ग्राम ग्लूकोज dissolve in water to form 500 ml of solution, ठीक है। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ क्या होगा सॉल्यूशन, क्या होगा ये निकालना। सो मोलैरिटी बराबर वेट कितना है 18, ये कितना है 180 मोलर मास, मोल निकल गया यहाँ से। मोलैरिटी निकालने के लिए मोल मालूम होना चाहिए, तो ये मास पता चल गया, इस यहाँ से मोलर मास ग्लूकोज का 180 ग्राम और मोल होता है, रट लो आप लोग सब, तो यहाँ से मोल निकल गया। वॉल्यूम चेक करो कितना है, वॉल्यूम लीटर में क्या एमएल में, तो पता चला सर एमएल में है, इसको लीटर बदलने के लिए ऊपर 1000 ले चलेंगे, तो यहाँ से देखो ये कट गया, नीचे 10 आ गया, तो ये कट गया, ऊपर कितना आ गया 2 आ गया, डिवाइड करो, आंसर आएगा 0.2 m क्या ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज सॉल्यूशन। पूरा लिखो, पूरा पूरा, इसका अर्थ होता है कि सर 0.2 मोल ग्लूकोज घुला हुआ है 1 लीटर, सर 0.2 मोल ग्लूकोज घुला हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन, ये हुआ इसका मतलब। ये मतलब भी जानते चलो, ठीक है ना, अगर कहीं पैसे लिखा हुआ है समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा कुछ बात करनी है यहीं पे, अगर मान लो हमने लिख दिया 0.2 m H2SO4 सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए पहला मतलब तो यहाँ लिख देगा कि सर 0.2 मोल H2SO4 मौजूद है, ठीक है सर, 1 लीटर सॉल्यूशन, ये तो इसका मतलब हुआ, या 1000 ml सॉल्यूशन है, 1000 ml सॉल्यूशन, ये इसका मतलब हो गया। और नीचे चलते हैं, इसको H2SO4 को जब तोड़ोगे तो एक H2SO4 टूटता है तो देता है 2H+ और 1 सल्फेट है, ये मालूम होगा आपको। तो अगर हम यहाँ पर 0.2 m लगा दें H2SO4 के आगे, तो हमारा टोटल H+ कितना होगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो बेटा टोटल आ जाएगा 0.4 m H+, तो H+ का कंसंट्रेशन ये हो गया। ये एग्जाम में पूछता है इसका कितना कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0.2, ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, यानी ये जो टोटल मोल 1 है ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो
0.2 m SO4 का आयन का कंसंट्रेशन है, ये इसका मीनिंग होता है। सो प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी कैरेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए क्या है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ध्यान दीजिएगा, 250 cc ऑफ HCl सॉल्यूशन। ये सवाल देखने का ध्यान देना। एंड मोलरिटी, बल्कि थोड़ा और अच्छा सवाल ऐसे लिख लीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 0.5 m and 250 cc of HCl solution। ये हो गया, ये कंप्लीट क्वेश्चन है हमारा। देखो ध्यान से 0.5, दिस इज 0.5, ठीक है बेटा, ध्यान देना इस चीज को। अब क्या होता है, पढ़िए क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है, मोलरिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, या तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मोलरिटी। फर्क इतना है कि ये लीटर में होता है, क्या बताइए लीटर में कर लें। मोलरिटी इक्वल 0.5, वॉल्यूम 250 है तो 250 250 बाई 1000 करो, कोई दिक्कत नहीं। 4 हो गया, 1/4 हो गया, इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 0.125, ये आ जाएगा आपका मोल, मोल और क्या HCl सॉल्यूशन, या HCl सॉल्यूशन, ये देखो ठीक है, समझ आ गया, बता अच्छे से होगा। चलो तो ये हमारा ओवर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन में क्या रिलेशन, ये समझाने जा रहा है। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, अगला क्वेश्चन का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, दैट इज कैपिटल M, and density of solution, and density of solution, that is D, relation between molarity and density of solution D। तो मान लिया कि हमारा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये क्या है हमारा, ध्यान से समझोगे, और ये मोलरिटी इसमें हम ऐड करेंगे, और से समझोगे ये क्या चीज़ है। हम यहाँ पे भाग के चल रहे हैं कि x% बाय मास ऑफ कोई AB सॉल्यूट है, एनी AB सॉल्यूट बाय मास ऑफ AB सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, वो घुला हुआ है बाय मास, यानी x ग्राम 100 ग्राम में घुला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो है हमारा D ग्राम पर ml, ml में है बेटा, लीटर में नहीं है, लीटर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक काम करना है, यहाँ से निकालना मोलरिटी, तो पहले इतने टर्म का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसका मतलब निकालना। तुमको मोलरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, तुमको मोलरिटी निकालने के लिए मोल चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम लीटर में चाहिए और ये मोल में चाहिए, क्या है ये सॉल्यूट है, और ये मोलरिटी निकल जाएगा हमारा। तो यार सबसे पहले मोल को निकालेंगे, तो मोल निकालने के लिए हम इसका सहारा लेंगे, पढ़ो इस लाइन को, x% बाय मास ऑफ AB सॉल्यूशन दिया हुआ है, x% बाय मास ऑफ AB सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है वो जानते हैं। सर इसका मतलब हुआ, आपने अभी बताया था कि द नेम ऑफ सॉल्यूशन
पता चल जाए, हम लिख लेंगे मोलर मास ऑफ AB, या निकाल लेंगे मोलर मास ऑफ AB निकाल लेंगे, मास ऑफ AB निकाल लेंगे, से दैट इज कॉल्ड, नो प्रॉब्लम, से दैट इज दैट। अब इसका x% का मतलब क्या हुआ सर? x% का मतलब हुआ x/100, x ग्राम मौजूद है 100 ग्राम में सर, यानी कि पता चल गया कि मास ऑफ सॉल्यूट AB वो है हमारा x ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन AB वो है हमारा 100 ग्राम। बात समझ में आ गया? तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहां से पता कर लेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड वाटर। अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा 100 माइनस x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों मास है, लेकिन इसकी कोई यूज नहीं है यहाँ पे, ये हम हटा देते हैं, हम काम की बात कर रहे हैं। हमको मोलारिटी निकालना है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम इन लीटर निकालना है, तो मोल निकाल लो ना पहले। तो मोल ऑफ सॉल्यूट मेरा मतलब AB बराबर वेट ऑफ AB, और वेट ऑफ AB कितना है x, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा m। ठीक है, क्लियर हो गया? मोल निकल गया, मोल निकल गया रे बच्चा। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या चाहिए? डेंसिटी और मास चाहिए। देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो मास का मतलब 100 ग्राम ऊपर, और डेंसिटी का मतलब d ग्राम पर ml नीचे। ध्यान देना है क्वेश्चन में ग्राम पर ml है या लीटर है, d ग्राम पर लीटर है या ml है। अगर लीटर है तो 1000 से डिवाइड नहीं होगा, और अगर ऊपर मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा, और अगर लीटर नहीं है ml है तो करना पड़ेगा, तो मोस्टली ml में होता है। अब देखो वॉल्यूम भी पता चल गया, मोल भी पता चल गया, अब इन दोनों वैल्यू यहाँ ले आओ, लेकिन यहाँ वॉल्यूम देखो, यहाँ जब निकालोगे घटाओगे इसको तो बेटा ये ml में आएगा, हमें लीटर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? मोलरिटी बराबर कुछ नहीं, पहले x लिखेंगे, नीचे मोलर मास लिखेंगे, और नीचे जो वॉल्यूम आया हमारा तो यहाँ रहेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 100, तो डेंसिटी ऊपर चला जाएगा, लेकिन ml में है तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये लीटर में हो गया, तो मोल पर लीटर आ गया, और ये मोलरिटी और उसके बीच में एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया 10 dx बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बेटा ये वाला लाइन आपको ऑलरेडी रट लेना है, ये बहुत क्वेश्चन बनाएगा आपका, बहुत। दिस इज मोस्ट वीवीआई पार्ट, आइए न्यूमेरिकल बताता हूं, इसका नोट करें। ध्यान से देखना अब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन having calculate the molarity of solution having density 0.01 gram per ml and 20% by mass of NaOH solution, NaOH solution ऐसे लिखा हुआ है। तो वेरी सिंपल,
लड़के घबरा जाते हैं। बेटा मेडिकल नीट में खूब सवाल आता है, मोस्ट में भी है, बहुत शानदार क्वेश्चन आता है, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन पढ़िए, बाय मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन नेम ऑफ सॉल्यूट गिवन है, सॉल्यूट NaOH हो गया, मास दिया हुआ है, मतलब समझ गए ये x है, x% हो गया, सीधे x की वैल्यू लिख देनी है आपको, परसेंटेज में 100 से डिवाइड नहीं करना है। और ये वाली वैल्यू देखो डेंसिटी हो गई ग्राम पर है। सवाल बन गया मोलैरिटी बराबर 10x, 10 डेंसिटी कितना है 0.01, x कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इज NaOH, दिस इज 40, ये 2 से कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 0.1/2, 0.05। बोलो भाई इतना क्या है, इतना NaOH सॉल्यूशन आ गया। अब इसका भी मीनिंग क्या होगा तुम लोग, ये माइनस और प्लस में टूटता है, एक Na प्लस देगा और एक OH माइनस देगा। तो अगर हम पूछे कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस क्या होगा तो उसका नंबर लिखो और उसका आगे जो ये है कंसंट्रेशन है उससे मल्टीप्लाई करो, तो ये इतना होगा। यहाँ पे भी पूछा जाए तो उसका नंबर लिखो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो नंबर लिखो इसका कितना है टोटल, और यहाँ पे 0.05 ml, तो ये इसका कंसंट्रेशन का नंबर है। तो ये बात होगी। एक चीज और इसका मतलब होता है 0.5 मोल NaOH मौजूद है 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये था इस पर क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी को मिलाना। पानी मिलाने पर किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी की मोलैरिटी क्या होगी। जैसे आपने शरबत बनाई 1 गिलास, बहुत मीठा बनाया, बट 2-4 लोग आ गए और चीनी खत्म है, दूसरी पानी मिलाएंगे तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल शुगर मॉलिक्यूल तो वही रहेगा, सिर्फ पानी मिला रहे हैं तो उसकी मिठास कम होती जाएगी, मोलैरिटी कम होती जाएगी, इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, तो चेक करो। बेटा आगे डाइल्यूशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन, ये समझना आप लोग अच्छे से। तो डाइल्यूशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास ये देखो एक सॉल्यूशन, ध्यान से समझना। इसका इनिशियल वॉल्यूम मैंने मान लिया V1 और इसकी मोलैरिटी मान ली मैंने M1। कोई भी यानी ग्लूकोज का सॉल्यूशन व्हाटएवर इट इज, इसमें जो सॉल्यूशन जिससे बना है वो n मोल सॉल्यूट से बना है, n मोल सॉल्यूट हो गया। तो बेटा यहाँ पर मोलैरिटी बराबर मोल बराबर क्या लिख सकते हैं सर, n बराबर यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर, या यहाँ पे जो लिखेंगे n बराबर वो m1, इसका n1 मान लो, n1 मान लो, तो n1 बराबर m1 आराम से मान सकते हैं, ये फार्मूला मालूम है इस सॉल्यूशन के लिए। इसमें हमने क्या किया कि वाटर ऐड किया 2 लीटर, ऐसे वाटर ऐड किया, इसमें वाटर ऐड किया, क्या हो ये V2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ये V2 हो गया ऐड करने के बाद वॉल्यूम, और मोलैरिटी M2 पूछ रहा हूँ तुमसे क्या अब क्या होगा। तो यार यहाँ पे देखो, मान लो ये क्लासरूम में हम लोग बैठे हैं, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट वो फिक्स है, आप केवल उस क्लासरूम के वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतनी वो तो ना बढ़ना है ना घटना है, तो उसकी डेंसिटी कम होगी, एक दूसरे के दूर चले गए हम लोग, पूरे अलीगढ़ में फैल गए मान लो, तो वहां क्या होगा, मोलैरिटी कंसंट्रेशन घटेगा पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट घट बढ़ा नहीं रहा है, वो कांस्टेंट है। उसी तरह से यहाँ पे आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी चीनी फिक्स है, 1 गिलास पानी में पानी लिया उसमें चीनी डाल दिया, उसका वॉल्यूम जो भी V1,
उसकी मिठास M1 थी, अब आप उसमें सिर्फ पानी ऐड कर रहे हो तो चीनी तो नहीं ऐड किया, तो नंबर ऑफ N1 तो वही रहेगा, तो N2 बराबर N1 सेम है, बट क्या चेंज हो गया, वो हो गया M2 और V2। तो याद चूंकि N1 बराबर N2 होता है, इसलिए मैं लिख सकता हूं M1 V1 M2 V2। बोल बच्चा सवाल बना के नहीं बना लेना सर। और V2 बराबर तुम क्या लिखने वाले हो, V1 प्लस VW लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर। तो यहाँ से हम V2 भी निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा M1 V1 बटा M2 निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, और यहाँ पे लिखेंगे V1 प्लस VW बराबर M1 V1 बाई M2। हमारे सो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, यहाँ से समझना VW बराबर, ये VW बराबर क्या होगा, इधर चला जाए M1 V1 बाई M2 माइनस V1। सो दिस इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम, चलिए याद, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको अच्छे से, फिर इस पे क्वेश्चंस में अभी देखो। हो गया, चलो आगे क्वेश्चन। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। आगे कौन सा देख रहे हो, कैलकुलेट द मोलैरिटी of solution, calculate the molarity of solution having, calculate the molarity of solution having concentration 0.5 m and volume 500 ml of glucose solution, and if the molarity of solution becomes 0.25 m, then calculate the volume of H2O added। वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना, क्या करेंगे, वेरी सिंपल। ये सॉल्यूशन किसका, ग्लूकोज का, इसका नंबर होगा उसके, आप ग्लूकोज का पूछोगे, इसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। M1 कितना है जरा पढ़ लो सवाल, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन 0.5 m और वॉल्यूम कौन सा है, ठीक है ना। अब आप इसमें पानी मिला दिया, अभी ये W पूछ रहा है हमसे, और सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी 0.25 है, और वॉल्यूम कितना होगा V2 कितना होगा, ये देखना वॉल्यूम कितना होगा सर, ये निकालेंगे पहले। सो आई कैन राइट M1 V1 यानी इसका मल्टीप्लिकेशन 0.5 × 5 और M2 V2 0.25 × V2, इससे ये बढ़ गया 2 सॉरी ये वाला बढ़ गया, ये 2 आ गया, ये 1000 हो गया, 2000 ml होगा बेटा, ये V2 हो गया, ठीक है क्लियर है। अब इसमें हम V2 लिए है ना, तो V2 का मतलब क्या होगा, V1 प्लस VW है इसके अंदर, तो V1 तो हमारा 500 था, तो VW निकल जाएगा, सो VW कितना होगा सर, VW 500 ml हो गया, यानी पानी जो हमने मिलाया था वो 500 ml और मिला दिया। तो इस तरीके से डाइल्यूशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए हाँ, it's a very interesting, it's a very interesting
मजा आता है। अब आपसे आगे चलते हैं। आगे की जब बात करेंगे तो सुनिए क्या कॉम्प्लिकेटेड और अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें जाननी ताकि आपको लगे कि हाँ एग्जाम में मतलब बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब नीट का या जेई का जो पहला एग्जाम है वो बड़ा ही बेसिक होता है, बहुत हाई फाई पढ़ के भी कोई मतलब नहीं है। तो बेसिक फंडा बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, समझते हुए। तो अगला है टॉपिक हमारे यहाँ ध्यान दोगे जरा सा, वो है मोलालिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन का मोलालिटी, दिस इज द मोलालिटी। मोलालिटी इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले डेफिनेशन में जाओ। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolving 1 kg of solvent, ये करना 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, ये ध्यान रखना है। The number of moles of solid present in 1 kg of solvent is called molality small m। मान लीजिए कि सॉल्यूशन है, अब यहाँ पे हम सॉल्वेंट लेंगे ना कि सॉल्यूशन लेंगे। अभी फिलहाल ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का जो मास है वो W ग्राम में लेगा, जबकि इसको होना किसमें है, W kg में होना है। यस, अगर ग्राम है तो 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैं क्यों करूँ, पहले मैं जब सॉल्व करना है तो पहले एक बार इसको kg में ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें मोल ऑफ सॉल्यूट डाल देता हूँ, n मोल सॉल्यूट। तो फार्मूला है जैसा कि आप देख रहे हो कि W kg सॉल्वेंट में सॉल्वेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, n मोल सॉल्यूट है। ठीक है, देखते चलो। इसलिए 1 kg में जितना सॉल्यूट होगा तो ये n बाई क्या हो जाएगा W, और दिस इज इन kg। मोलारिटी में क्या था, यहाँ वॉल्यूम था, लीटर में था, यहाँ पे kg आ जाएगा, भूलना मत। यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर kg, ऑलवेज इसी में आना चाहिए। तो यहाँ पर इसी को मोलारिटी, तो स्मॉल m मोलारिटी बराबर n बटा W आ जाएगा kg। अगर ये W ग्राम में है तो मोलारिटी बराबर n बटा W इन ग्राम, ऊपर आ जाएगा 1000, नो प्रॉब्लम। अब आ जाइए मोल, अगर नहीं दिया है तो मोल निकालेंगे, वेट बाय मोलर मास। ठीक है, समझ आ गया, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। इस पे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ दिए जाते हैं। इससे का क्वेश्चन करा देता हूँ, देखिए देखिए, चलो क्वेश्चन देखो यार, इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, ये मोलालिटी डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलालिटी do not depend on temperature, depend on temperature। या टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है ना, टेम्परेचर बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता। एक ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, जरा सभी लोग ध्यान से देखेंगे। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या है, which one of the following concentration term not affected by ध्यान देना, affected by temperature से अफेक्टेड नहीं होता। कौन सा, A B C D। ए में लिखेंगे हम लोग, क्या ध्यान से समझेंगे, वेट बाय वेट परसेंट। देखोगे ध्यान से, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी में ऑल द देखो, ये भी वॉल्यूम नहीं है, मोल फ्रैक्शन में भी वॉल्यूम नहीं है, मोलालिटी में भी वॉल्यूम नहीं है, स्मॉल m है।
मोल पर केजी, दैट्स व्हाई आंसर इज ऑल। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो याद रखिएगा। समझ में आ गया? जो जो चीज वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी उस पर टेम्परेचर का इंपैक्ट होगा, और जो नहीं डिपेंड करेगी उस पर टेम्परेचर का इंपैक्ट नहीं होगा। तो प्लीज बी वेयर अबाउट ऑल दिस टर्म्स। अब मैं आपको समझाऊंगा, मोलैरिटी भी हो गया हमारा, नॉर्मलिटी क्या होता है। नेक्स्ट टर्म है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी, और बेटा नॉर्मलिटी को जानने से पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे मेनली हम लोग तीन चीज के लिए पढ़ेंगे, एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए। एसिड के लिए जो इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे उसका मोलर मास ऑफ एसिड एंड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी, बेसिसिटी होता है द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन मेली पर मोलेक्यूल या पर मोल, है ना। और यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, मोलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिड, ये होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस इन वाटर, ठीक है। और सॉल्ट के अंदर आ जाएंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट जब हम निकालेंगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्ट एंड डिवाइडेड बाय आइदर सम ऑफ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो होता है। आइए सब तो देख लेते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बात करें एसिड के बारे में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड जब हमको निकालना होगा, जैसे हमारे पास H2SO4, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। इसमें दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 हो गई, इसका इक्विवेलेंट है M/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये एसिड है H3PO4 ले लीजिए, आप H3PO3 ले लीजिए। इनका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। इसमें जितना OH बॉन्ड होगा उतना H देगा, अदरवाइज नहीं देगा। हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है, OH बॉन्ड का होना जरूरी है। तो यहाँ पर फास्फोरस लिखो पहले, यहाँ भी फास्फोरस लिखो, और जितना फास्फोरस सबके साथ एक एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ो, ये जोड़ो। इस केस को पहले देखते हैं। यहाँ इसमें अब जितने ऑक्सीजन बच गए, 3 बच गए, तीनों को बाकी हाइड्रोजन के साथ जोड़ो, तो ये OH और ये O2। यहाँ 3 OH है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 3 होगी। यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो एक निकल गया तो 2 हाइड्रोजन बच गया, ऑक्सीजन बच गया, तो 2 ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन से जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन डायरेक्ट जोड़ देगा, तो ये दो ही H प्लस देगा, इसकी बेसिसिटी 2 होगी। तो यहाँ जब हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो M/3 होगा, और यहाँ जब निकालेंगे तो M/2 होगा। याद रखिएगा अच्छे से। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया, इसको जानना है। उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकालें। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए बॉक्स, वैसे ही आप बेसिसिटी निकाले, जैसे MgOH तो इक्विवेलेंट वेट इसका निकालना होगा, तो क्या करोगे बेटा, 2 OH है, तो इक्विवेलेंट वेट में मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे। उसी तरह से AlOH क्या हो जाएगा, M/3 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। सॉल्ट की बात अगर करते हैं तो देखो, सॉल्ट किसको कहते हैं? एसिड और बेस के मिलने से जो चीज बनती है उसे सॉल्ट बोलते हैं, और वाटर रिलीज होती है। यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट बोलते हैं, लेफ्ट साइड कैटायन होगा, राइट साइड एनायन होगा, इसके मिलने से जो बनेगा। फॉर एग्जाम्पल पोटासियम का नाम सुना होगा, K2SO4 Al2SO4 बोथ साइड्स डॉट 24H2। चलो मैं इसमें बात करूँ, टोटल आयंस देखते हैं कितने हैं, 4। तो इसको जब तोड़ोगे तो 2 K+ मिलेगा, 1 सल्फेट मिलेगा।
इसको तोड़ोगे तो 2Al3 प्लस मिलेगा और 3 सल्फेट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से समझना, ये देखो यहाँ पे टोटल ये कैटायन और ये कैटायन है, तो टोटल प्लस कितना होगा 2, और यहाँ पे निकालो तो टोटल प्लस कितना होगा 6, 6 प्लस 2 प्लस। अब यहाँ पे आ जाए, ये कितना आ गया 2 माइनस, ये कितना आ गया 6 माइनस, और टोटल माइनस कितना आ गया 8, या टोटल प्लस 8 आया, टोटल माइनस भी 8 आया। तो इसीलिए लिखा गया है कि मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो अगर 50 एलएम का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो m/8 आएगा, दिस इज द आंसर। तो डियर ये मैंने आपको समझा दिया इक्विवेलेंट वेट। अब हम आपको बताएंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तब नॉर्मलिटी समझाऊंगा, तब बात समझ में आएगी। तो आइए लिखिए, आगे देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट किसको कहते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट, बेटा ध्यान से समझना। सपोज करो, एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं। ये एक गिलास है, इस गिलास के अंदर हमने 100 ml वाटर लिया है और ये एक कंटेनर है, ठीक है बेटा, इसमें भी मैंने वाटर लिया है, बट ये है 1000 ml। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें वाटर है कि ये कितने इक्विवेलेंट के बराबर, कितना इक्विवेलेंट वाटर है, तो 100 ml को हम 1 इक्विवेलेंट मानते हैं। तो ये 100 ml H2O, 1000 ml H2O कितने गिलास वाटर का इक्विवेलेंट है? तो आपका आंसर क्या होगा 10 into this। सर 10 इक्विवेलेंट के बराबर, इसी को इक्विवेलेंट कहा जाता है। हमारी बात समझ रहे तुम लोग जी। तो ग्राम इक्विवेलेंट कहा जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इट इज द रेशियो ऑफ mass of solute to its equivalent weight। इसलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ये नहीं भूलना है, ये ग्राम है, ये इक्विवेलेंट वेट है, इसी को ग्राम इक्विवेलेंट कहा जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इसमें नो कंफ्यूजन। फॉर एग्जांपल 4.9 ग्राम H2SO4 has its gram equivalent कितना होगा? तो सर H2SO4 के इक्विवेलेंट वेट पहले निकालेंगे। इसका मोलर मास 98 होता है, बेसिसिटी 2 है, तो ये 49 होगा। इसलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट x बराबर, इसको हम x मान लेते हैं, वो हो जाएगा सर हमारा इक्विवेलेंट मास गिवन है 4.9 डिवाइडेड बाय 49, डिवाइड करेंगे सर ये 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन बन गया बेटा। इस तरीके से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया। ठीक है, क्लियर? चलो तो नोट कर लो, और आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास।